नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्रॉम द आइज ऑफ राजेश कोहली में। हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 1 स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक में गुप्त वंश के शासकों, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों और समाज के बारे में। गुप्त साम्राज्य। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता का विघटन 230 ईस्वी के लगभग हो चुका था। तब मध्य भारत पर 250 ईस्वी तक शक जाति शासन करती रही। सामान्यतः यह काल अराजकता, अव्यवस्था एवं दुर्बलता का काल था। देश में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। इन परिस्थितियों में 275 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा गुप्त राजवंश की स्थापना की गई। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताया है। गुप्त वंश का दूसरा शासक श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच हुआ। उसकी उपाधि महाराज थी। चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक बना। इसने अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए लिच्छवीय वंशीय कन्या कुमारदेवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया था। गुप्त संवत नाम से प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही अपने सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। समुद्रगुप्त का आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में किया। इसी स्तंभ पर मौर्य शासक अशोक का अभिलेख भी उत्कीर्णित है। समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना के दोआब, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम अंकित है। वह ललित कलाओं व संगीत में निपुण था। उसे कविराज कहा गया है। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। वह विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज अथवा देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य विस्तार को वैवाहिक संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में कुमारगुप्त को पुष्यमित्र जाति के विद्रोह का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त क्रमादित्य। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। सौराष्ट्र के जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सिंहासन पर बैठते समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। अंततः स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुप्त युग को विद्वानों ने भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग का नाम दिया है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उन्होंने बौद्ध व जैन धर्म को प्रशय दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री
फाहियान भारत आया था। फाहियान के विवरण के अनुसार गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत ही कम था। राजकाज की भाषा संस्कृत थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्तकाल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता का वर्तमान रूप गुप्तकाल में ही लिखा गया था। गुप्तकाल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। गुप्तकालीन समाज, गुप्तकाल समाज 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। ब्राह्मणों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान करना कर्तव्य माने जाते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र का कार्य उक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था। जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्तकाल में मिश्रित जातियां मूर्धावशिक्त, करण, अम्बष्ट, पार्शव, उग्र आदि थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, बाद में यह एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? वह किस शासक का दरबारी कवि था? क्वेश्चन नंबर 2, स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया? क्वेश्चन नंबर 3, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त वंश के प्रमुख शासकों का वर्णन करते हुए इस काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर एक लेख लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि यह कार्य आप अविलंब अभी करें। साथ ही लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।